आइफा परिवार के तमाम सदस्यों को वीएम बेचैन की राम राम नमस्कार। जय राम जी की। कैसे हो दोस्तों? आदरणीय अनूप लाठर जी, तांगे में आज आपका स्वागत है। आ जाओ, तांगा ले तैयार खड़ा हूँ मैं गेट का आगे, आ जाओ। जी दोस्तों नमस्कार भाई। आज की हाजिरी मेरी कबूल करें। यशपाल भाई का आदेश हुआ है कि आज की कथा जो है मैं उसमें अपनी बातचीत शुरू करूं और किस विषय पे किस तरीके से बातचीत की जाए, कुछ मुझे बताएं कि कहाँ से शुरू करूं ताकि शुरू किया जा सके और आपसे चर्चा हो सके। बेसिकली मैं शुरू से थिएटर से रहा हूं जुड़ा। स्कूल से ही नाटकों से जुड़े रहे और स्कूल के बाद कॉलेजेस में थिएटर करते रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए और उसके बाद अपना नाटकों का ग्रुप जो है वो शुरू किया। तो वो प्रोफेशनल थिएटर भी किए। हरियाणा में बहुत सी जगह हम अपने थिएटर परफॉर्मेंसेस अपने टाइम में हम करते रहे और तो इस तरीके से नाटकों से जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे करते हुए पर फिल्म की तरफ यात्रा भी रही। तो इस संदर्भ में आज बातचीत करते हैं। जी बेचैन साहब, आपने रत्नावली के संदर्भ में बातचीत की के लिए कहा, तो मैं उससे पहले उसका एक बैकग्राउंड आपको बता दें कि ये सब शुरू करने से पहले जो है ना, उसकी भूमिका कहाँ से और कैसे बंधी। मैं असल में पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से पास आउट किया था। तो उससे पहले भी मैं थिएटर कर रहा था सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के। उसमें हमारे एच वी गुप्ते जी रहे, उनके साथ मैंने बहुत सारे लाइट एंड साउंड के शोज करा करता था और उसी दौरान मैं नुक्कड़ नाटकों का भी मैं वो आयोजन करता था। और बहुत से मेरे साथी पंकज बेरी, ये सब राजीव मनचंदार, सुनील बब्बर, ये सब मेरे नुक्कड़ नाटकों में काम करते रहे हैं। अतुल शर्मा पंचकुला के जो म्यूजिशियन हैं वो भी, ये सब लोग उसमें मेरे नुक्कड़ नाटकों में काम किया करते थे। तो ये करते करते अभी कर रहे थे, तो उसी दौरान में मुझे एक पंजाबी नाटक करने का मौका मिला था। तो पंजाबी नाटकों का जब वो पंजाबी नाटक है रानी जिंदा, वो बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध पंजाबी का एक नाटक रहा है और पंजाब की शायद आज तक की भी वो सबसे बड़ी मेजर प्रोडक्शन रही है। रानी जिंदा जो नाटक है, उसमें पंजाब के जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार थे उस समय के, उन सब ने उसमें भाग लिया था। मैं उस नाटक में रानी बलवीर कौर जी, मंगल ढिल्लों जी, कमल तिवारी आपके, और दर्शन बड़ी, जसपाल यूएस में हैं, हरबख्श लाटा, और मतलब मीता, ये सब बहुत से मतलब फेमस उसमें लोग शामिल थे। मीता नहीं थी उसमें। और ये नाटक पंजाबी का नाटक हुआ था पंजाब कला मंच और स्टैंडर्ड क्या पंच स्टार टीवी की तरफ से कंबाइंड जॉइंट कोलैबोरेशन था। इस नाटक की प्रस्तुति जो है अमेरिका और कनाडा में होनी थी और इसके निर्देशक जो थे प्रोफेसर मोहन महर्षि थे। तो जब पहली बार मुझे जब इस नाटक में लिया गया, तो उस सारे नाटक में, इतनी बड़ी प्रोडक्शन में, नॉन पंजाबी स्पीकिंग में एकमात्र मैं ही उसमें कलाकार था। बाकी बाकी सभी पंजाबी स्पीकिंग थे और मेरा पंजाबी से कोई इंट्रोडक्शन उस समय तक नहीं था। उसका कारण ये भी था कि मैं स्कूलिंग जो थी मेरी वो कॉन्वेंट स्कूल और सैनिक स्कूल कुंजपुरा की थी, तो कहीं हमने पंजाबी पढ़ी भी नहीं थी और वो पंजाबी का हमारे को माहौल भी नहीं था। तो जब ये नाटक दिया गया तो कुछ दिन तो मुझे वो स्क्रिप्ट पंजाबी में, मुझे हिंदी में मतलब वो स्क्रिप्ट दी गई, तो मैं पढ़ता उसमें कि भाई तुहानू सानू चाहुंदे, तो सारे मजाक उड़ाते, कहते पता नहीं कितों पढ़ लिया, कहते है जी देखो पंजाब दी हो हैगी प्रोडक्शन पंजाबी दी, आ बंदा कितों पढ़िया। तो मैंने चौथे पांचवें दिन ही मैंने कहा कि जी मेरे को गुरमुखी की स्क्रिप्ट दें, और फिर मैंने कायदा लिया पंजाबी का। एक पंजाबी का अखबार उस टाइम आता था, नया जमाना,
तब तक कामरेडी भी दिमाग में खूब थी, और तब तक मैं इसका जो है DYFI का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी रहा था, हरियाणा का। तो क्योंकि CPM में मैं तब काम करता था उस समय, तो मैंने वो नया ज़माना अखबार लिया, कुछ और साथियों से, पंजाब के कामरेड साथी थे, उनके साथ बैठते, भाषा सीखता, बोली सीखता, गाने सुनता और करता, मतलब दिन भर उसी में, पंजाबी के उस माहौल में रहना शुरू किया और करा और सीखी। तो दूसरा मेरा जो है बचपन से एक पैशन रहा है, और वो है रीडिंग्स। मुझे बचपन से ही पैशन, मेरे फादर को भी बड़ा पैशन था रीडिंग्स का, वो भी पढ़ा करते थे, और उनसे ही मैंने आगे शायद लिया, और आज मेरे परिवार में भी पूरे में रीडिंग्स का एक पैशन है। तो ये जो नाटक था रानी जिंदा, ये पंजाब के इतिहास का नाटक था। रानी जिंदा जो थी वो राणा महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, यानी कि 1842 के पीरियड का ये था। तो क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक रहा है, तो उस दौरान में जब हम ये नाटक की रिहर्सल कर रहे थे, तो बाकी का टाइम जो है मैंने वो चंडीगढ़ की लाइब्रेरी, चंडीगढ़ स्टेट लाइब्रेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जितनी भी लाइब्रेरीज थी, तो मैंने उस पीरियड की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, और पढ़ते पढ़ते जो भी अवेलेबल बुक्स थी वो मैंने सारी की सारी पढ़ मारी। उसमें चाहे रणधावा जी की थी, MS रणधावा जी के थे, या किसी बलवंत गार्गी के भी, चाहे इतिहास की किताबें थी, वो मैंने खूब पढ़ी। और पढ़ने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, और वो रियलाइजेशन ये था कि पंजाब में ये सब MS रणधावा जी, बलवंत गार्गी, ये सब काम कर रहे हैं, और लेकिन उस सारे उसमें भी कहीं पे भी किसी हरियाणवी डांस फॉर्म के बारे में, किसी हरियाणवी नाटक के बारे में, कहीं कुछ भी किसी किताब में कोई कुछ छपा नहीं मिला। जबकि पंजाब के बारे में सब कुछ था, और इतिहास का भी था, सब कुछ था सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हरियाणा के बारे में कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो वो मुझे बड़ा चुभा और महसूस हुआ, तो मुझे लगा कि हमें भी अपने हरियाणा में हरियाणवी कल्चर और संस्कृति के लिए काम करना चाहिए। तो ये जब सोच एक मन में आई, और ये उसी दौरान अभी रिहर्सल्स भी चल रही थी, तो ये अभी सारे मैं पढ़ रहा था, और उस टाइम में पढ़ते एक चीज़ की मुझे रियलाइजेशन हुई कि अगर किसी कल्चर को समझना है और जानना है, तो उसका जो मूल होता है वो वहाँ का, उस प्रदेश का फोक थिएटर होता है। और लकीली हमारे पास फोक थिएटर फॉर्म थी, वो थी सांग, जिसको मैंने बचपन से कभी देखा नहीं था। और क्योंकि मेरा माहौल बचपन का अलग था, मैं हॉस्टल्स में रहे, और एक कॉन्वेंट बैकग्राउंड का जिस ढंग का था, तो वो एक फोक की किसी भी तरीके की मेरी वो अटैचमेंट तब तक नहीं थी। तो लेकिन ये एक रियलाइजेशन हुआ कि हमें फोक थिएटर, अगर अगर कल्चर में जानना है, तो फोक थिएटर को हमें समझना चाहिए। इसी दौरान शूटिंग का, ये सन 81 की बात बता रहा हूँ मैं, और उसी में सन 81 में फिर मैं हम जून में हम चले गए अमेरिका, कनाडा। वहाँ हमारे 75 के करीब शहरों में हमारी प्रस्तुतियाँ हुई, और वो प्रस्तुतियाँ करने के बाद वहाँ बड़ा आनंद भी रहा, खूब घूमे फिरे भी हम सारे अमेरिका कनाडा के। मेरा ख्याल है कोई शहर ऐसा नहीं बचे होंगे बड़े जहाँ हमने विजिट ना किए उस दौरान में। और वो करते कराते कुछ लोग हमारे वहाँ साथी जो दोस्त थे, वो वहाँ रुक भी गए। राजन गंगास था, वो रुक गया, जसपाल था, वो रुक गए, एक दो और इस तरीके के साथी रुके, और हमें भी कहा गया, लोगों ने प्रस्ताव दिया, भाई आप भी रुक जाओ। और उस टाइम रुकना, एक बार वहाँ जाना तो अमेरिका मुश्किल था, उसके बाद रुकना जो है वहाँ मुश्किल नहीं। वहाँ पे अमेरिका में उस समय रुकने का सिर्फ ये था कि $500 लगते थे, उसमें कंट्रेक्चुअल मैरिज हो जाती थी, जिसमें आपको महिला के साथ रहना नहीं होता था, लेकिन वो कंट्रेक्चुअल मैरिज होकर नेक्स्ट डे आपको वर्क परमिट मिल जाता था, और उसके बाद आप काम करते, अगले साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था। 81 में इस तरीके का वहाँ पर था। तो हमारे बहुत से ये साथी कुछ रुक गए, हमें भी कहा, पैसे थे भी हमारे पास, डॉलर भी थे वो पेमेंट करने के लिए, लेकिन मन में उस समय तक ये बात दिमाग में और बस गई, जब मैं उस सारे पंजाबी इतिहास और पंजाबी हिस्ट्री और पंजाबी उसमें जी रहा था उस दौरान, उन साथियों के साथ भी, उन पंजाब के उन कलाकारों के साथ भी।
कि हमें अपने जितना मैं उसमें डीपली इन्वॉल्व होता गया, उतना ही डीपली मुझे ये महसूस होता गया कि हमें अपने हरियाणवी कल्चर में काम करना चाहिए, नहीं तो ये कल्चर खत्म हो जाएगा। तो मैं वहाँ से अमेरिका से लौट आया। लौट के आने के बाद मैंने पहला काम यही किया कि मैं जाकर जहाँ अपना बाकी थिएटर करता था या नुक्कड़ नाटक भी करता था या अपना जो मेरा थिएटर ग्रुप था करनाल बेस्ड, हम उसमें उसमें लेके अपने साथियों के साथ काम करते थे। उसके साथ साथ मैंने हरियाणा के एक सांगी रहे हैं पंडित रामकिशन व्यास जी। मैंने पंडित रामकिशन व्यास जी के साथ रहना शुरू किया और मैंने 2 साल उनके साथ टाइम बिताया, उनके साथ ग्रुप में जाता था, उनके परफॉर्मेंसेस देखता था। तो ये 2 साल जो थे मतलब उसमें हरियाणा के कल्चर को समझने जानने के लिए मैंने उनके साथ लगाए, तो मुझे रागणियाँ सुनने को मिली, रागणियाँ समझ आने लगी, उसका सारा सांग का सिस्टम समझ आने लगा और ये करते करते उसके साथ में अपना थिएटर भी करता रहा। इसी दौरान में देवी शंकर प्रभाकर जी जो हैं वो मेरे नाटक देखने आया करते थे। हम इंडियन थिएटर में भी करते, चाहे उसके बाद हमारा ग्रुप था पृथ्वी सेंटर जिसके मोहन महर्षि साहब उसके निदेशक थे और हम उसमें नाटक करते थे। बिच्छू मैंने नाटक किया, उसमें बिच्छू में रहमत का रोल किया और कंजूस नाटक किया। कंजूस में मैंने जो है मिर्ज़ा सखावत बेग कंजूस का रोल किया। ऐसे ही बिलवा मंगल नाटक किया था तो उसमें बिलवा मंगल का रोल किया। ऐसे ही और भी बहुत से नाटक हमने किए। तो उसमें देवी शंकर प्रभाकर जी जो हैं वो सारे नाटक चंडीगढ़ में ही क्योंकि होते तो वो देखने आया करते थे, उन्होंने मेरे परफॉर्मेंसेस देखे हुए थे। इस दौरान प्रदीप हुड्डा भी मेरा क्लास फेलो रहा है वहाँ पे, तो प्रदीप हुड्डा के भी उनके साथ बड़े देवी शंकर प्रभाकर जी के संबंध थे, वो भी उनको बुलाया भी करते थे। तो तब उस दौरान में देवी शंकर प्रभाकर जी ने मुझे ऑफर किया चंद्रावल फिल्म के लिए और आपको बड़ी मतलब हंसी आएगी, आप समझेंगे कि चंद्रावल फिल्म में मुझे जब देवी शंकर प्रभाकर जी ने मुझे जब ऑफर किया था तो मुझे हीरो के रोल के लिए ऑफर करा था। लेकिन जब शूटिंग पे गए तो मेरा रोल चेंज हो चुका था और मुझे चंदरिया वाला रोल का कर दिया गया था और हीरो का फिर जगत जाखड़ को दे दिया गया था। ये क्या चेंज हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी किसी तरीके का, क्योंकि मैं अपनी धुन में और अपनी दुनिया में अलग रहा करता था। तो मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता था कि भाई मैं उसमें जाऊं या ना जाऊं या वो रोल हो या ना रोल हो, जो ठीक है कर लो। तो उसमें वो चंदरिया का रोल मिल गया और वो चंदरिया का रोल आगे आप सबके सामने जो भी किया जैसा भी किया वो आपके सामने। तो उसी में ये 82 तक आपकी हमारी चंद्रावल फिल्म। खैर ये चलो चलता रहा, चंद्रावल भी होगी, उसके साथ मैं थिएटर भी करता रहा और इसी दौरान फिर मैंने अपने ग्रुप के साथ एक करनाल में अपना जैसे ग्रुप बनाया हुआ था थिएटर का। तो तब मैंने फिर एक फुल लेंथ प्ले किया। वो फुल लेंथ प्ले था एकता गधा उर्फ अलादाद खां। तो ये फुल 2.5 पौने 3 घंटे की प्रोडक्शन थी। इसके शोज हमने करनाल में भी किए, पानीपत में भी किए और स्थानों पे भी जाके इनके शोज किए जो बड़े अच्छे कामयाब रहे, क्लिक करे। लेकिन इसी दौरान साथ के साथ में सांग का भी वो कंटिन्यू मेरा चलता रहता था। जो इससे फुर्सत होती तो मैं जहाँ जहाँ सांग के परफॉर्मेंस होते वहाँ चला जाता। ज़्यादातर पानीपत के पास एक गांव था निमरी, वहाँ पंडित जी आके रहा करते थे। तो उनकी शायद बेटी वहाँ थी या क्या था, तो आया करते थे वहाँ, काफ़ी निमरी में उनका रहना होता था तो मैं वहाँ भी जाता था और कभी कभार नारनौंद होता उधर भी चले जाया करते। क्योंकि कामरेड थे इसलिए गाँव में जाने में अब तब तक वो कोई महसूस ही नहीं होता था, यूँ लगता था सब बढ़िया, मतलब एक दिमाग में मिशन, बस एक वही रहता था कीड़ा दिमाग में, मिशन की तरह काम करने का। कैसे उसमें रहो कैसे में ना रहो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब वो सारा अब जो वो कॉन्वेंट बैकग्राउंड था और वो सैनिक स्कूल बैकग्राउंड था वो सारा पीछे छूट गया और मैं एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को देखने लगा और समझने लगा।
तो यहाँ पे जब ये सांग को सारे देखा और करता रहा तो मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि हमारे तो साजिंदे गायब हैं। और क्योंकि मैंने पंजाब वो बता रहा हूँ कि जो इतिहास भी पढ़ा था, तो रियलाइज हुआ कि बहुत सारी माइग्रेशन हुई, दो दो महत्वपूर्ण माइग्रेशन हुई, खासकर 1857 वाली और एक फिर ये 1947 वाली। तो ये जब माइग्रेशन और तशद्दुद हुई तो यहाँ के 1857 में रियासतें टूट गई। तो जब रियासतें टूटी, नवाब टूट गए, तो भाईजान सारे के सारे कलाकार भी इधर से उधर बिखर गए। हमारे हरियाणा के जो मशहूर कलाकार थे, कोई अलवर की रियासतों में चले गए, कोई ग्वालियर झांसी की रियासतों में चले गए, इधर भोपाल की रियासतों में चले गए, कुछ पटियाला की रियासत में चले गए, तो सारे बिखर गए काफ़ी कलाकार। और जो बची सखी रह गई वो उसमें वो 1947 में, क्योंकि हमारे मिरासी जो भाई थे, मुस्लिम कलाकार बहुत सारे थे, वो सारे परिवार पाकिस्तान में पलायन कर गए। तो इसके देखने से ये समझ आया कि हरियाणा में साजिंदों की सबसे बड़ी कमी है। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई सबसे पहले जो काम करने की ज़रूरत है, हमें जो सांग का मैंने देखा, तो भाई हमें किन किन चीज़ों की, अगर हम सांग को आगे बढ़ाना चाहें या सांग को जीवंत करना चाहें, तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये ज़रूरत जो होगी, इसको मैंने बाइफरकेट किया और इसी दिमाग में हम आगे का मेरे 30 साल की जो मेरी आगे फिर आगे यात्रा रही, वो इसी पैशन को लेके रही और इसी को लेके आगे बढ़ाया और उसी की उपज रत्नावली है। अब इस दौरान में जब मैं ये थिएटर काम कर रहा था, तो हरियाणा के डीपीआर थे मिस्टर अनिल राजदान। तो मेरा, क्योंकि मैं बताया जैसे जिक्र कर रहा था, भी एक कॉन्वेंट बैकग्राउंड था, इंग्लिश पे कमांड थी, बहुत अच्छा बोल लेता था मैं इंग्लिश में। तो मैं इस दौरान में राजदान साहब को मिला करता था, तो राजदान साहब से मिलता था तो मेरे से बड़े इम्प्रेस्ड होते थे। एक तो थिएटर का आदमी, उस टाइम हरियाणा में थिएटर के कोई लोग थे नहीं, और मैं जिस ढंग से बात करता था तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। बल्कि वो मेरे से एक दिन उन्होंने, राजदान साहब ने कहा कि भाई, आर यू फ्रॉम स्टीफन्स? तो मैंने कहा वाई सर? कहते यू स्पीक द वे यू स्पीक एंड द वे यू प्रेजेंट थिंग्स। तो मैंने कहा नहीं सर, आई एम नॉट फ्रॉम स्टीफन्स। तो खैर, तो उन्होंने मुझे ऑफर कराया, उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे ऐसे एक रूरल कम्युनिटी थिएटर है, मतलब मैं जिस ढंग की बातचीत करता था कल्चर को बढ़ाने के लिए, कल्चर को करने के लिए, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि हमारे यहाँ एक रूरल कम्युनिटी थिएटर है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लो, हमारे रूरल कम्युनिटी थिएटर का हम पोस्ट निकाल देंगे और आप ये काम उसके माध्यम से कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो ये बात 83 के करीब, 84 की बात है। तो तब तक ये चंद्रावल फिल्म भी हो चुकी थी, और तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस पोस्ट को एडवर्टाइज करवाया। तो वो जब पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन में फ्लॉ रह गया था, तो दोबारा से पोस्ट फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट गई उसके अप्रूवल वगैरह करने के लिए, और इसी दौरान में जो है होते वाते वो पोस्ट दोबारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, लंबा अफेयर होता है, उसमें टाइम लग गया और मैं भी अपने और चीज़ों में बिजी रहा इस दौरान में। तो इसी दौरान में 84 के मिड की बात है, तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्टर यूथ वेलफेयर की पोस्ट जो है, तब डायरेक्टर यूथ वेलफेयर का डिजिग्नेशन होता था, ये पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आई। तो उस समय वाइस चांसलर जो थे वो के शर्मा थे। के शर्मा जी जो हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके पास चार्ज था 1 साल के लिए, वो एडिशनल चार्ज उनके पास। लेकिन वो बड़े कलाकार आदमी थे, बड़ा अच्छा सितार बजाते थे, मतलब उनका एक बड़ी कल्चर्ड बैकग्राउंड थी उनकी, बड़ा बहुत ही बढ़िया। तो सितार सतूर बजाया करते थे। मैं उनके उनकी वाइफ जो थी मैडम शीतल, वो भी थिएटर से लिंक्ड रहती थी चंडीगढ़ में। तो करते कराते मेरा इंटरव्यू आ गया
और मैंने वहाँ भी अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि रूरल कम्युनिटी थिएटर वाला जो है तो बिल्कुल वहाँ जाके गांव देहात में बैठना होगा, और दूसरा जो है ना, मतलब यूथ के साथ काम करेंगे तो इट इज इजी टू रिवाइव द कल्चर, और युवाओं के कंधे पे जल्दी से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरे दिमाग में ये आई, और उधर वो पोस्ट रूरल कम्युनिटी थिएटर की भी एडवर्टाइज होगी, तो ये इंटरव्यू पहले भी हो गया और इसमें मेरी सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन हुई तो मैंने इंटरव्यू में भी जो मेरी बातचीत हुई सारी, और चांस की बात क्या थी के शर्मा जी जो है वहाँ इंटरव्यू लेने के मतलब बुलाया, तो बोर्ड में दूसरे मेंबर जो एक्सपर्ट मेंबर थे वो प्रोफेसर मोहन महर्षि थे। तब तक प्रोफेसर मोहन महर्षि के मैं गुड बुक्स से बाहर हो चुका था। तो लेकिन करते कराते इंटरव्यू जब हुआ तो मैंने अपनी सारी बातें जो मैं ये है हरियाणा के कल्चर को रिवाइवल की और ये सब चीज़ें मैंने अपने इंटरव्यू में बातचीत करी। और जब बातचीत करी तो के शर्मा जी ने मेरे से बल्कि पूछा कि भाई ये लेकिन यहाँ कैसे रेलेवेंट है आपका ये सारा फोक वोक और ये सब चीज़ें जो आप यू आर टॉकिंग अबाउट, हाउ विल इट मैटर इन एज फार एज यूनिवर्सिटी इज कंसर्न। तो मैंने कहा सर मतलब यही बात है कि यंगस्टर्स के शोल्डर पे रह के तो ही ये काम किया जाता है, अगर कोई कल्चर रिवाइवल होता है तो इट्स ऑलवेज थ्रू दी यंगस्टर्स। तो ये करते कराते खैर मैंने वो जॉब दिसंबर 84 में, दिसंबर 84 में मैंने 20 दिसंबर 1984 को वहाँ पर ये जॉब ज्वाइन कर लिया। 20 दिसंबर 1984 को मैंने जॉब ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मेरे से के शर्मा जी ने मुझे बुलाया। मेरे को बड़ा प्यार करते थे, और यूँ कहो तो उस टाइम में मेरा चमड़े का सिक्का चलना शुरू हो गया वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि अनूप, मैं ना एक गवर्नर साहब को बुलाना चाहता हूँ और एक शो करना चाहता हूँ, मतलब कोई भी प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें आई वांट टू कीप द गवर्नर इन ए हैप्पी मूड। तो मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं वर्कआउट। तो लेकिन वो कहने लगे कि साथ में समस्या ये है, मैं उन गवर्नर थे तब मिस्टर बर्नी, वो भी एक पुराने ब्यूरोक्रेट थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, तो लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन की भी प्रॉब्लम चल रही है। उस टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते थे तो वो प्रॉब्लम भी थी। तो देखो जरा वर्कआउट करो इसको। तो मैं उनके पास गया, जाके मैंने अगले दिन फिर बैठ के बातचीत की, तो क्योंकि मैं कामरेड भी रहा हुआ था, है ना जी, तो मैं सारी चीज़ की अकड़ पकड़ थी मेरे को चीज़ों की। तो मैं उनके पास अगले दिन गया और जाके मैंने उनसे प्रस्ताव रखा कि जी हम प्रोग्राम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस में नहीं करेंगे, हम चंडीगढ़ में प्रोग्राम करेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से हम चंडीगढ़ टैगोर थिएटर बुक करके और वहाँ प्रोग्राम करेंगे, और वहाँ पे बर्नी साहब को एज चीफ गेस्ट बुलाएंगे। मैंने उनको कहा कि जी मैं चंडीगढ़ के सारे मीडिया को भी अच्छे से जानता हूँ, मीडिया मेरे को अप्रिशिएट करता है, तो वो एक तरह से वहाँ प्रोग्राम करेंगे, थैंक्स गिविंग भी हो जाएगी और हमें बढ़िया कवरेज भी मिलेगी। मैं इंश्योर करूँगा कि बढ़िया कवरेज भी हो, तो वहाँ करें। के शर्मा जी ब्यूरोक्रेट थे, सियाने ब्यूरोक्रेट थे, मेरे से कहने लगे बट लॉजिक क्या, व्हाट इज द लॉजिक दैट वी आर गोइंग एंड परफॉर्मिंग इन चंडीगढ़। तो मैंने कहा सर इट्स वेरी सिंपल, वी आर मार्केटिंग आवर यूनिवर्सिटी, वी आर प्रेजेंटिंग आवर यूनिवर्सिटी टू द कैपिटल ऑफ द स्टेट। कहने लगे ओके डन। तो जी उन्होंने कहा कि जाओ तैयारी करो। तो साहब करते कराते बीच की लंबी यात्रा कैसे सारा पचड़ा हुआ, लेकिन हमने 28 मार्च 1985 को हमने वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन की, हमारी तारीख फिक्स होगी। इधर दिसंबर 20 में 84 में ज्वाइन किया था, और वो 85 के मार्च का हमारा वो शो वहाँ का फिक्स हो गया। तो वो जो शो फिक्स किया उसमें मैंने बहुत लेविश ढंग से वो प्रोग्राम किया था, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बाहर कहीं जाकर प्रोग्राम करने का वो सबसे बड़ा प्रोग्राम आज भी मैं कहूँगा कि
आज तक भी उतना बड़ा प्रोग्राम उस ढंग का लेवल का नहीं हुआ। तो उस प्रोग्राम में मैंने पहली बार हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति वहां पर उसमें रखी थी। 28 मार्च 1985 वाले में हमने जो शो किया टैगोर थिएटर में, जिसमें गवर्नर चीफ गेस्ट थे, सारे हरियाणा के मंत्री भी थे, मीडिया थे, पूरा ब्यूरोक्रेट थे, ऑडियंस भी बढ़िया थी, सारा कुछ इलीट था। उनके आगे हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा एंड ensemble ऑफ हरियाणाज फोक इंस्ट्रूमेंट्स ये पेश किया और वो वहाँ पर बहुत क्लिक किया। सारी मीडिया ने हमें बहुत बढ़िया फोक ऑर्केस्ट्रा को लेके, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा को लेके बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन दी, एनकरेजमेंट दी। और यहाँ से सबसे पहले मेरी हरियाणवी कारगुजारी की शुरुआत जो है यहाँ से। इसके अलावा बहुत से और भी अच्छे अच्छे उसमें प्रोग्राम थे। कई कलाकार थे हमारे, जगदीप राठी भी था उसमें, स्टूडेंट होता था तब हमारे साथ, और महावीर गुड्डू भी होते थे, वो भी हमारे स्टूडेंट था। तो ये सब के सब वहाँ पे बाकी परफॉर्मेंसेस हुए, डांसेस थे और थे, हमने उसमें मणिपुरी डांसेस भी और भी, मतलब इस तरह का जैसे कल्चर उसमें होता है वो सारा कल्चर प्रेजेंटेशन में था। लेकिन हमारी वहाँ से शुरुआत। उसके बाद जो है, इससे पहले हरियाणा डे सेलिब्रेशन हुआ करती थी, और वो पहले तो शुरुआत जो हुई थी 1966 में ही, इसके बाद से शुरू हो चुका था। वो एक सांस्कृतिक संध्या के तौर पे हुआ करती थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और वो सरला मलिक जी, भीम सिंह मलिक, कमल भारद्वाज, ये सारे लोग वहाँ जो उस टाइम के थे वो किया करते थे। और शायद हरियाणा दिवस उस समय उसमें दो दो एक प्रतियोगिताएं और शुरू कर दी गई थी। क्या कहते हैं, इसमें शायद हरियाणवी स्किट और हरियाणवी डांस, मैं मेरे को पक्का नहीं पता, मतलब मैं कह सकता, लेकिन शायद उसमें ये 2-3 प्रतियोगिताएं उसमें लोकल लेवल पे वनडे के उसमें हुआ करती थी। वेदर वो लोकल लेवल पे थी या उस पर मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ पक्की बात है कि जब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र था, 76 to 79 मैंने वहाँ से लॉ किया था। तो जब हम वहाँ स्टूडेंट थे तो उस समय भी वहाँ पर यूथ फेस्टिवल्स में कोई और, मतलब सारे यूथ फेस्टिवल में एक तो स्किट जो थी, मतलब वो भी एक स्किट होती थी कंपटीशन, हरियाणवी स्किट कंपटीशन नहीं होता था, एक स्किट का कंपटीशन हुआ करता था, जिसमें यूथ फेस्टिवल स्किट में कोई पंजाबी भी ले आता था, कोई हिंदी ले आता था और कोई हरियाणवी ले आता था। तो सेपरेट कंपटीशन कैटेगरी नहीं थी उसमें। ऐसे ही ग्रुप डांस जनरल हुआ करता था, लेकिन ग्रुप डांस जनरल में सारे मतलब डांस आ जाते थे। तो उसमें कोई असमी डांस भी ले आता था, कोई भंगड़ा ले आता था, और एक आधा कोई हरियाणवी डांस आ जाता था, लेकिन कैटेगरी नहीं होती थी। तो उसमें बहुत कम चांसेस हुआ करते थे कि भाई हरियाणवी डांस को कोई मतलब फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज आ जाए। ज़्यादातर क्या होता था कि दूसरे कॉलेजेस जो कोई असामी डांस ले आया, कभी कोई भंगड़ा ले आया, तो वो फिर बाजी मार ले जाया करते थे। और इसके अलावा शायद कभी कभार कोई हरियाणवी मोनेक्टिंग में कंपटीशन में थी या नहीं, मुझे नहीं पता, वो जनार्दन जी को पता होगा यूथ फेस्टिवल्स में थी या नहीं। मोनेक्टिंग होती थी, लेकिन नॉर्मली हरियाणवी को मंच नहीं मिला करता था, हरियाणवी एंकरिंग में नहीं आया करते थे, क्योंकि माहौल उस समय और था थोड़ा सा, एक हरियाणवी को बड़े इज्जत के उससे मंच पे नहीं देखा जाता था उस समय। तो हालांकि उस टाइम राजेश जैन और ये क्या नाम है अपने त्रिखा जी हमारे से, ये क्योंकि 1 साल सीनियर थे, और जनार्दन शर्मा, ये स्किट जो है हरियाणवी लेकर आया करते थे इसमें। उसके बारे में जनार्दन जी बेहतर बता पाएंगे। तो ये हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा कामयाब रहा, अच्छे प्रस्तुति रही, ये देखते दिखाते खैर मन ने जैसे पहले से बना हुआ था कि मुझे करना है,
तो हमने ये जो हरियाणा दिवस है, इसको मैंने उठाकर बजाय लोकल जैसे कंपटीशन के लेवल का रहता था, मैंने इसको एक राज्य स्तरीय में कन्वर्ट कर दिया। वो चाहे सांस्कृतिक संध्या हो, चाहे वो लोकल कंपटीशन लेवल हो, तो उसको मैंने एक हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का नामकरण करके और उसका शुरू कर दिया। तो जहाँ वो हरियाणा दिवस समारोह था, उसी हरियाणा दिवस समारोह को हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह के नाम से शुरू कर लिया और उसमें ओपन कंपटीशन करके उसमें कुछ इवेंट बढ़ा लिए। उसमें जो पहले इवेंट रखे वो था हरियाणवी डांस, और उसमें ये स्किट हो गई, फिर उसमें ये हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा हो गया, और एक आधा और इवेंट कोई उसमें डाल के ये हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तौर पे शुरू। और फिर हर साल जैसे मुझे सांग के रिवाइवल के लिए मुझे जो जो चीज़ें लगता था कि हमें ज़रूरी हैं, तो वो मैंने उसको सांग को असल में मेंटली बाइफरकेट कर लिया था, और बाइफरकेट करके उसको सांग को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी, उन कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग प्रतियोगिता में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और हर साल एक नई प्रतियोगिता उस हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह में जोड़नी शुरू कर दी। जैसे मुझे मखौलिये चाहिए थे, तो मैंने चुटकुला प्रतियोगिता शुरू कर दी। मेरे को उसमें नचार चाहिए थे, तो हमने सोलो डांस प्रतियोगिता शुरू कर दी। फिर हमें जो है उसमें हरियाणवी बोलने वाले भी चाहिए थे, तो हमने हरियाणवी भाषण प्रतियोगिता शुरू कर दी। फिर हमें कविता चाहिए थी, तो हमने हरियाणवी कविता प्रतियोगिता शुरू कर दी। फिर मुझे उसमें रागिणी गाने वाले चाहिए थे, तो हमने रागिणी प्रतियोगिता शुरू कर दी। फिर हमने उसकी जो सोलो डांस था उसकी कैटेगरी दो बना ली, मेल और फीमेल अलग कर दी। फिर हमें हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा में साजिंदे चाहिए थे, तो हमने हरियाणवी सोलो इंस्ट्रूमेंट्स शुरू कर दिए। फिर उसमें कंपटीशन जो है ऑर्केस्ट्रा को देने लग गया, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा, वो प्रतियोगिता में पहले से यूथ फेस्टिवल में होता था, वो हटा के हमने वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा बंद कर दिया, ताकि हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा में सारे जो है ड्रमर हैं और हैं फलाने वो नगाड़े में आए, इन चीज़ों में आए जो नौजवान तबका है, तो वो हमने बंद कर दिया उठा के। और साथ में एक परंपरा और डाल दी कि जो हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह में एक प्रतियोगिता डालता था, उसमें कोशिश होती थी कि जब भी प्रतियोगिता करी जाए उसको पूरा हिट किया जाए, और उसकी पहले एक प्रस्तुति मैं अपने आप भी दूं। मेरी कोशिश ये होती थी कि पहले मैं प्रस्तुति दूं और अगले साल फिर उस प्रतियोगिता को जोड़ें उसमें। उसको फिर उससे अगले साल तभी हम अनाउंस कर देते थे कि भाई ये बड़ा कामयाब रहा है, और अगले साल से युवा समारोह में भी ये प्रतियोगिता जोड़ी जाएगी। तो ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा जब इसमें हो गया, फिर यूथ फेस्टिवल में डल गया। फिर ऐसे ही चुटकुला प्रतियोगिता होगी या भाषण प्रतियोगिताएं होगी, या और सारे वो उसमें भी जोड़ते चले गए हम। सोलो डांस इधर से कामयाब हो गया तो यूथ फेस्टिवल में भी जोड़ दिया। तो यानी कि एक ही चीज विधा को दो दो प्लेटफॉर्म इस तरीके से मिलने शुरू हो गए। तो ये करते करते इसमें प्रतियोगिताएं हर वर्ष जोड़ते रहे। इसी में रसिया भी इसी तरीके से रसिया नृत्य जुड़ गया। इसी में फिर हमने हरियाणवी नाटक शुरू कर दिया। स्किट तो करते थे, फिर हरियाणवी नाटक प्रतियोगिता भी शुरू कर दी। फिर अनकरेज करते हरियाणवी नाटक प्रतियोगिता में कि भाई स्टूडेंट्स जो हमारे चाहते होते उनको बुलाते हैं कि भाई तुम ये नाटक करो, हरियाणवी सांग का बेस्ड करो। तो यूँ करते कराते जो है ना, फिर हमने जब ये मेरे पास सारी चीज़ें तैयार होगी, मेरे पास ये डांसर भी हो गए, चुटकुले वाले भी हो गए, बोलने वाले भी हो गए, रागनी वाले भी हो गए, है ना, सारे जब हो गए तो हमने फिर सांग की प्रतियोगिता पहले साल शुरू कर दी। और वो प्रतियोगिता हमने सिर्फ 30 मिनट की कि भाई सांग का एब्रिज्ड वर्जन, सांग नाटक बेस्ड ऑन सांग, इस तरीके से उस पर कर लिया जाए, और उसकी छूट हमने दे दी सबको। तो प्रतियोगिता सिर्फ जोड़ने से ही प्रतियोगिता नहीं शुरू हो जाती। प्रतियोगिता से पहले उसकी तैयारी भी, भूमिका भी करनी पड़ती है। वो भूमिका भी हम करते रहे, लोगों को एनकरेज भी करते, इंसेंटिव भी देते, और वो फाइनली उसमें प्रतियोगिता में लोग आते। तो इसी तरीके से करते करते साल दर साल ये रत्नावली, हरियाणा के रत्नों की माला जो है, ये एक तरह से
बढ़ती चली गई। फिर 1996 में शायद मैंने इसका नाम फिर रत्नावली रखा। और 1996 में रत्नावली रखने का कारण ये था कि हम ये हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समा मनाते, उधर चंडीगढ़ में भी वो राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस समारोह मनाते। और वो क्योंकि चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस पे होता तो उसको महत्व मिलता और हमारे वाले को महत्व उतना मिल नहीं पाता था। तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो है ना, जब तक ये हरियाणा दिवस दिवस इस तरीके से करेंगे तो हमारा ब्रांड नहीं बनेगा। अगर हम अपने इस समारोह को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमें इसको नाम रखना पड़ेगा, इसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सोच के हमने सोचना शुरू करा, इसका नाम रखें, कुछ और नाम ढूंढें। और फाइनली मैंने फिर ये इसका नाम रत्नावली जो है कॉइन किया। और रत्नावली नाम कॉइन करने का कारण एक तो ये हरियाणा के रत्नों की माला रत्नावली, दूसरा हर्षवर्धन महाराज जो थे वो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे और उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम रत्नावली था। तो उसमें उन्होंने 2 डांस इंटरल्यूड इंट्रोड्यूस किए थे, एक हलिश्का और एक चरचरी। हलिश्का जो है लेटर ऑन जो है इसके बारे में बताता हूँ। तो ये कारण 2 जो रहे रत्नावली के इसमें, इस वजह से इसका नाम रखा गया। अब ये जो मैं डांस इंटरल्यूड्स की बता रहा हूँ, 2 डांस इंटरल्यूड जो इंट्रोड्यूस किए गए उसमें रत्नावली में, एक हलिश्का था जो लेटर ऑन वैष्णविज्म का जब स्प्रेड हुआ तो उस वैष्णविज्म के स्प्रेड होने में हलिश्का की उस डांस को यूज किया गया। और करते करते हुआ क्या कि यही धीरे धीरे होली नृत्य के तौर पे उभर के सामने आया, पॉपुलर हुआ। और वही आज हमारे यहाँ फोक डांस के तौर पे होली नृत्य पूरे ब्रज और उसमें सारे में नृत्य होता है। और क्योंकि मैं उस दौरान में फिर ये इस पे काम कर रहा था, डॉक्यूमेंटेशन का, कुछ अलग अलग ब्रज के इलाके के, पलवल के भी और इधर के सारे इलाके में डांसेस के लिए मैं घुमा फिर करता, 3-4 साल मैंने लगाए थे। तब वो डॉक्यूमेंटेशन करते एक महिला की डांस करते हुए की फोटो खींची थी। जो ये लोगो है आज, उस महिला जो बंचारी गांव की एक डांस करती महिला है, ये उसके फोटो का पेंटिंग है। तो वो उसी को फिर हमने होली और हलिश्का और रत्नावली को जोड़ते हुए इसको उसका लोगो बनाया, लोगो के तौर पे यूज किया। बाकी धीरे धीरे रत्नावली के लिए मेहनत करते रहे सभी लोगों ने अपने। हम मैं सदा इसको कोई ये नहीं मानता कि मैंने बनाया, मैंने शुरू किया, मैंने ये करा। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति का यज्ञ के तौर पे मैंने इसको सदा माना है। और मैं सदा ये मानता हूँ कि मैं अपनी आहुति डाल रहा हूँ, सभी कलाकार अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे हरियाणवी संस्कृति की प्रयोगशाला भी है, हरियाणवी संस्कृति का हमारा मंच भी है, हमारा यज्ञ भी है। और इस यज्ञ में हम सब अपनी अपनी आके आहुति डालें। तो ना तो मैं किसी पे एहसान कर रहा, ना मैंने किसी पे एहसान किया, ना मेरे पे किसी ने किया। सब कलाकारों ने अपने अपनी आहुतियाँ डाली हैं और सब ने इसमें रत्नावली में सभी कलाकारों की बराबर की आहुति है। जितनी आहुति मेरी है उतनी ही आहुति सारे हरियाणा के कलाकारों की है, उतने ही सारे हरियाणा के कलाकारों का इसमें कंट्रीब्यूशन है जितना मेरा है। लीजिए बेचैन साहब, आपकी बात का जवाब बहुत लंबा हो गया, तो अब आप लोग ये सुन लीजिए और फिर इसके बाद जो मुझसे प्रश्न पूछा जाए तो मैं उसका उत्तर फिर देने के लिए तैयार हूँ। जी बेचैन साहब, आपके सवाल का उत्तर दिया और अब आप और दोस्त मित्र कोई भी प्रश्न कहें तो मैं जवाब के लिए तैयार हूँ। जी रामपाल जी, राम राम भाईजान। बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करते हैं और फिर से थोड़ी सी चर्चा। हर के बातचीत के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। आप कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, तो ज़रूर उसके बैकग्राउंड्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ को बताता हूँ। भाईजान, जब मैं लॉ कर रहा था और लॉ करने के बाद मैंने थिएटर डिपार्टमेंट
जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ ज्वाइन किया था। तो मेरे घर वाले बड़े निराश और परेशान हुए इस बात के ऊपर कि मैं लॉ करने के बाद जो है जाकर मैंने थिएटर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। उनकी निराशा जायज़ थी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ने लिखने का शौकीन था और उम्मीद उनकी यही थी कि भाई मैं या तो सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या जुडिशरी में जाऊंगा और उस तरीके से एक बढ़िया कैरियर बनाऊंगा। तो वो इस तरीके की सोच थी। लेकिन ये जो एक कीड़ा लग जाता है ना, आदमी का कीड़ा बैठ जाता है फिट, और फिर वो उसी अनुसार आदमी चलता रहता है। तो मेरे उस टाइम ये कामरेडी का कीड़ा घुस चुका था, और उसमें क्या हो जाता है कि फिर आप सेवा भाव में, आप सेवा मतलब मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने और करना, समाज के लिए करना, फलाना करना, वो सारी बातें दिमाग में एक तरह से बैठ जाती हैं। तो मैं बस वो उसके बाद वो थिएटर का ज्वाइन कर लिया था, तो वो कैरियर वगैरह का तो नहीं रहा। और इसी तरीके से जब थिएटर का वो कर लिया और आपको बैकग्राउंड बताया कि भाई, फिर दिमाग में कीड़ा दूसरा घुस गया कि हरियाणा के फोक कल्चर को लेके काम करना है, और ये करते करते नौकरी में आ गया। तो जब मैं थिएटर भी कर रहा था, तो क्योंकि मेरे ठीक ठाक थे देखने में भी, लोगों को सबको उम्मीदें थी मैं चंद्रावल करने के बाद जो है और फिल्म थिएटर करता ही था, तो मैं बॉम्बे शिफ्ट करूंगा और अपना फिल्मों में कैरियर बनाऊंगा। तो ऐसा सब की सोच थी। और फिर मेरे वो कंटेक्ट्स भी सब इस तरीके के पंजाबी थिएटर मंच से भी बहुत ज़्यादा, सभी, क्योंकि मैं बता रहा कि सारे प्रोमिनेंट थिएटर के एक्टर्स वर्कर्स सब उसमें शामिल थे। तो वो उम्मीद थी कि हम उसमें जाएंगे। हमारे साथी और एक दो हैं वो चले गए बॉम्बे। मैं इसी उसमें उधेड़बुन में लगा रहा कि मुझे अपने फोक कल्चर में काम करना है, और ये नौकरी ज्वाइन कर ली। तो ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो है ना, फिर एक चीज़ रहती है सदा दिमाग में कि आप दो नाव में पैर रखें तो दोनों काम नहीं होते। अब मान लो मैं उधर फिल्म के लिए, बॉम्बे के लिए कभी जाता रहता, वहाँ करता रहता, कभी यहाँ करता रहता, तो मैं ये काम नहीं कर पाता जो मैंने हरियाणा कल्चर को लेकर काम किया। ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि फिर आदमी का पर्सनल इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाता है कि मैं फिल्म में वहाँ रोल जाऊँ, वहाँ जाऊँ, बॉम्बे रहूँ, इधर करूँ। 10 जगह पैर आदमी हाथ पैर मारता ही है फिर काम लेने के लिए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरा ये था कि नहीं, मुझे तो अपने प्रदेश के लिए ही काम करना है। आप ये देखिए कि मैंने, मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि मैंने 30 साल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नौकरी करी, और मैंने जिस ग्रेड में नौकरी ज्वाइन करी थी, मैं 30 साल बाद उसी ग्रेड में ही रिटायर हो गया। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आदमी जिसने इतना काम करा हो, 30 साल नौकरी करने के बाद भी वो उसी ग्रेड में रिटायर हो जाए। मैं चाहता तो इस दौरान में बहुत सी सरकारें भी मेरे मुताबिक थी, बहुत से मुख्यमंत्री भी मेरे मुताबिक थे, मेरे परिचय डायरेक्ट मुख्यमंत्रियों से परिचित थे। बहुत से ऐसे वाइस चांसलर भी थे जो मेरे बिल्कुल व्यक्तिगत दोस्त थे। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं करा कि मैं चाहता तो बड़ा आसान था कि मैं डायरेक्टर यूथ वेलफेयर की बजाय, मैं हालांकि उसका मैंने डिजिग्नेशन भी चेंज करवा के डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स करवा दिया उसके बाद। मैं चाहता तो बड़ा आसान था मेरे लिए कि मैं वहीं उस, क्योंकि ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रेड हुआ करता था या लेक्चरर ग्रेड होता था, और मैं चाहता तो वहीं से आराम से मैं डिप्टी रजिस्ट्रार ज्वाइन कर लेता, और डिप्टी रजिस्ट्रार ज्वाइन करके वहीं पे और जॉइंट रजिस्ट्रार हो गया होता, मतलब उधर के उसमें लाइन में मैं चल पड़ता। लेकिन मैंने एक दिन भी ये कभी नहीं सोचा कि मैं ये छोड़ के और वो कोई ज्वाइन करूं जिससे मुझे फायदा हो। मेरा परिवार भी दिल्ली शिफ्ट कर चुका था, तो भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहां से छोड़ के दिल्ली शिफ्ट कर जाऊं। तो जहाँ तक है कि उस दिन राजू मान जी जिक्र कर रहे थे, उनकी चर्चा सुन रहे थे कि भाई ग्रुपिंग्स थी, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में करने नहीं देते थे या वो था,
तो मैं ये सारे ग्रुप्स में कहीं भी किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था। मैं बाकी मेरी अपनी यात्रा अलग थी, तो मैं उसमें कहीं भी शामिल नहीं था किसी भी तरीके से। बल्कि मैं आपको और बताऊं, हमारे ग्रुप में हरीश कटारिया जी भी हैं, वो भी मेरी बात को एंडोर्स करेंगे कि मेरी हरीश कटारिया जी के साथ मीटिंग फिक्स हुई। 84 की बात है शायद। मीटिंग फिक्स हुई हमारी। मिस्टर विद्यासागर एक पत्रकार थे, पंजाब केसरी के बड़े प्रोमिनेंट पत्रकार थे, बहुत महत्वपूर्ण, चंडीगढ़ में ही थे वो, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट थे शायद पंजाब केसरी के। उनके साथ बैठ के 17 सेक्टर, शायद गज़ल था या कौन सा रेस्टोरेंट वहाँ का 17 सेक्टर का फेमस है, वहाँ मेरी हरीश कटारिया जी से मीटिंग फिक्स हुई, हमारी मुलाकात हुई, सारी बातचीत हुई। और उस बातचीत में हरीश कटारिया जी ने मेरे से मुझे वो बताया उन्होंने कि वो बटेऊ फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बटेऊ फिल्म में हीरो के लिए मुझे ऑफर करा और वो तारीखें अपनी फिक्स कर चुके थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मेरी शूटिंग के शेड्यूल हैं और इस शूटिंग के शेड्यूल के मुताबिक आप हमारे इसमें फिल्म में करें। तो मेरी बातचीत जब हुई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी इस दौरान में तो ऑलरेडी लाडो बसंती की शूटिंग फिक्स हो चुकी है और मैं लाडो बसंती के लिए उनको हाँ कर चुका हूँ, और क्योंकि मैं उनको हाँ कर चुका हूँ तो मेरी कमिटमेंट जो है पहले उनके साथ बनती है, तो मैं उन्हीं के साथ लाडो बसंती करूँगा। तो इस वजह से अगर आप डेट पोस्टपोन कर सकते हो तो मैं बटेऊ भी कर लूँगा, इससे बढ़िया बात क्या है। तो हरीश कटारिया जी ने अपनी इनेबिलिटी दिखाई कि भाई वो डेट नहीं पोस्टपोन कर सकते, तो फाइनली मैं बटेऊ में नहीं कर पाया और लाडो बसंती में फिर परफॉर्म किया एज ए हीरो, जिसमें रामपाल जी आपको तो सारा पता ही है, आप तो सारे उसके। तो लेकिन मैं मुझे वो ग्रुपिंग्स के बारे में कि भाई कैसे एक दूसरे में ग्रुप थे, मेरा ऐसा कोई ग्रुप का नहीं था। शायद ये भी कारण हो सकता है कि मैं क्योंकि जयंत प्रभाकर के थ्रू नहीं आया था, बल्कि मुझे देवी शंकर प्रभाकर जी लेकर आए थे, तो शायद ये कारण भी हो सकता है कि मैं मेरा वो ग्रुप का उस तरीके का बंदिशों का नहीं बंधा। जी यशपाल जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। लाडो बसंती में काम करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। लाडो बसंती नहीं, मैं इनफैक्ट चंद्रावल के बारे में भी बातचीत करूंगा। चंद्रावल में भी बहुत बढ़िया रहा, एक बड़ा अच्छा तजर्बा था काम करने का। बड़ा एक जेन्युइननेस थी चंद्रावल फिल्म में काम करने में, मैं बताऊं इतनी ज़्यादा जेन्युइननेस थी कि बड़ा अच्छा लगता था। मतलब एक फैमिली की तरह जैसे सारे बैठ के वहाँ काम करते थे, और उस चाहे किसी का शेड्यूल है या नहीं है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर हाजिर होते थे। अगर फिल्म शुरू हो गई है चंद्रावल तो सारे के सारे वो पूरा महीना वहीं के वहीं थे, आगे पीछे कहीं नहीं गए, वहीं रहे सदा। और इसलिए और मैं देखते थे, हम हर एक काम करते थे। मैं कई बार देखा करता था, इवन जगत जो है भाई, जगत जाखड़ कई बार सिर पे ट्रंक भी उठा के ले जा रहा होता था। तो वहाँ बड़ा हैरानी की बात सोचोगे भाई, कोई फिल्म का हीरो हो और वो कॉस्ट्यूम का और का ट्रंक सिर पे उठा के लेके जाने लग रहा हो। तो ये हरियाणा की फिल्मों में एक इस तरह पारिवारिक सा मतलब एक कंट्रीब्यूशन था, एक बहुत अच्छे माहौल से वो चंद्रावल फिल्म का मैं बता सकता हूँ। और इसी तरीके से लाडो बसंती का भी रहा। लाडो बसंती फिल्म बड़े अच्छे से रही। हालांकि बड़ी चीजें कई बार क्या होती थी कि कॉस्ट्यूम भी जो है मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई ऐसा तो था नहीं, तो लिमिटेड से कॉस्ट्यूम होते थे, बस लिमिटेड से उसी में चेंज हो जाया करता था। और कई बार तो डायलॉग वहीं वो उस दिन टुंडवाल जी ने पूछा था, इसने संदीप शर्मा जी ने ही पूछा था राजू मान भाई से कि भाई डायलॉग लिखे आते थे या वहीं बनाते थे। कई बार बिल्कुल डायलॉग कुछ भी नहीं होता था, सीक्वेंस बता देते थे कि भाई अब इसमें शुरू कर लो और यूं यूं सिचुएशन है। खासकर अब जैसे जब दरियाओ सिंह मलिक और नसीब कुंडू और एक वो बौना लड़का था और वो दुकान मुनीम की, वो क्या दुकान करियाने की दुकान थी,
अब वो सारा उस पे जो सीन था वो सारा का सारा ऑन द स्पॉट का ही क्रिएटेड था। कोई डायलॉग उस पूरे सीक्वेंस में कोई डायलॉग रिटर्न नहीं थे, वो एज इट इज यूं ही कहीं क्रिएटेड था, मेरे जहां तक याद है। और आपने और कमाल की बात बताएं, वो उस सीक्वेंस में एक तो मुनीम था, एक दरियाव सिंह मलिक जी थे, एक कुंडू था, और एक वो चौथा और पांच। जब डबिंग पे गए थे तो डबिंग पे इन पांच लोगों की एक ही सीन की डबिंग पांच लोगों की मैंने करी थी। यानी कि दरियाव सिंह मलिक का भी डायलॉग मेरे बोले, तो मुनीम के भी मेरे बोले हैं, वो दूसरा एक और था हकीम था क्या था, उसके भी मेरे बोल रहे हैं। तो मतलब पांचों के डबिंग अलग अलग आवाज में मैंने करी थी। मतलब ये बिल्कुल आपको हैरानी होगी। और ऐसा ही जब ये तेरा मेरा वादा बनी, उसमें मैंने बाल सिंह जी के साथ काम किया, तो मैं अपनी डबिंग के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। तो आपको बताएं, एक आधे सीक्वेंस की मैंने और इसी तरीके से और लोगों की भी डबिंग करी हुई है उसमें। तेरा मेरा वादा में अपनी तो डबिंग करी हुई है, अपने साथ मैंने दूसरे और कुछ कलाकारों की उनकी भी डबिंग मैंने किसी तरीके से वहां भी करी थी। उनका बेटा जो है वो तब क्या नाम है उसका, मैं दिमाग से निकल गया, दोनों बड़ा लायक बेटा है उनका, जो स्टूडियो का सारा काम संभालता था, तो उसमें भी डबिंग मैंने करी तब। हाँ, लाडो बसंती के संदर्भ में और एक बढ़िया बात आपको जो बताता हूँ, मैं उससे पहले दाढ़ी रखा करता था। तो चंद्रावल में भी जो दाढ़ी रखी हुई थी वो मेरी नेचुरल दाढ़ी थी। मतलब क्योंकि कामरेड थे ना, तो दाढ़ी वैसे रखा करते, तो दाढ़ी रखी हुई थी वो, और वो मेरी नेचुरल दाढ़ी ही थी उसमें। और इसी तरीके से लाडो बसंती से पहले भी दाढ़ी रखी हुई थी। अब जब मुझे लाडो बसंती का रोल फाइनल करा, इन्होंने कहा भाई वो फौजी की भूमिका है, आपको करना है, तो मैं तो क्योंकि थिएटर का आदमी था, तो करेक्टर के ऊपर मेहनत करनी चाहिए और देखना चाहिए। तो आपको बताएं, लाडो बसंती का रोल भी जो मैंने किया वो एक फौजी सिपाही का मन में सोच के किया। मैंने उसमें एज हीरो सोच के नहीं किया रोल, बिल्कुल भी। एक फौजी की भूमिका कैसी हो सकती है, फौजी का कैसा करेक्टर हो सकता है, फौजी कैसे अंदाज हो सकता है उसका बात करने का, और वो आपको थ्रू आउट लाडो बसंती की फिल्म में आपको उसी तरीके के जेस्चर्स और वो मिलेंगे। और इससे पहले जो है, जब ये लाडो बसंती शुरू होनी थी, तो मैं रहा करता था चंडीगढ़ 15 सेक्टर में, वहाँ मैंने एक अनेक्सी ले रखी थी। तो मैं अनेक्सी रेंट करके 15 सेक्टर में, तो हम क्या करते थे, फिर मैं 16 सेक्टर में क्रिकेट स्टेडियम होता था, तो वहाँ स्टेडियम में आया करते, उस स्टेडियम में जिम भी लगे होते थे, और वो स्टेडियम की सीढ़ियाँ थी चारों तरफ की बैठने की। तो क्योंकि फौजी को एक फौजी की तरह होना चाहिए, तो मेरा यूं कह लो, मैंने 3 महीने मैंने हर रोज उस स्टेडियम में जाना और वहाँ जिमिंग करनी, और उसके साथ फिर जो है मैं दौड़ता सीढ़ियों पे, स्टेडियम के चक्कर लगाता, सीढ़ियों के ऊपर नीचे दौड़ते हुए। मतलब एक तो होता है स्टेडियम का दौड़ के पूरा चक्कर लगाना, मैं स्टेडियम का ऊपर नीचे दौड़ते हुए जिग जैग, फिर मैं पूरा का पूरा उसके राउंड लगाया करके मैंने अपनी फिटनेस तब की थी। और उस फिटनेस का हुआ क्या कि ये तो ध्यान नहीं किया कि भाई फेस का लुक भी होना चाहिए, फेस भरवा भी होना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी रखी हुई थी। बस फिल्म से 2 दिन पहले ही, शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले ही मैंने अपनी दाढ़ी शेव ऑफ कराई, और वो मुच्छे मुच्छे भी वो वैसी की वैसी मुच्छे रख ली, और बाकी दाढ़ी की शेव करा ली। तो जाके देखा भी नहीं ढंग से। अब हुआ क्या उससे, जब आप इतना दौड़ लगाते हो ना, दौड़ लगाते लगाते, तो वो सारा जिमिंग करने से और स्टेडियम में इतना, वो चेहरे की जो है जो मसल्स हैं वो भी टाइट हो जाती हैं, और चेहरे से चर्बी उतर जाती है। तो इसीलिए उसमें फिर लाडो बसंती में वो बिल्कुल चेहरा बिल्कुल मेरा पतला सा, दांत निकले हुए इस तरीके से उसमें वो महसूस होता है। अब वो पता नहीं कि भाई, मैं नहीं कह सकता कि भाई दर्शकों को वो अच्छा लगा या मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जरूर है कि मुझे एक महसूस जरूर हुआ कि जो मैं थोड़ा सा उसमें और बेटर हैंडसम दिखता था, लेकिन वो उसकी वजह से
थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई चेहरा जो है ना उसमें वो कमजोर और टाइट सा हो गया, मतलब तो वो जो चेहरे पे वो हीरो वाली चमक होनी चाहिए ना, तो वो उस पे नहीं थी। ये मैं जरूर सदा मुझे महसूस हुआ लाडो बसंती करने के बाद कि ये कमी रही उसमें। मुझे कोई और ट्रेनर होता या मैंने गाइड करने वाला होता तो मैं थोड़ा सा ध्यान करता। और हालांकि ये कमी चेहरे की तो सिर्फ 10-15 दिन में भी पूरी की जा सकती थी कि चेहरा भर जाए। थोड़ा सा खाने पीने की और ज़्यादा डाइट की जरूरत थी तो कर लेते, और ऐसा नहीं था, डाइट में अफोर्ड कर सकता था, मतलब भगवान की दया से ठीक ठाक सा दांत सदा ही रहा जिंदगी में। जी रामपाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं वो ग्रुपिंग वाली बात, असल में वो स्वभाव होता है अपना अपना। मैं सारा उम्र ऐसे ही बिना ग्रुपिंग के ही काम किया, मेरा यूं रहा है सदा कि जो अच्छा काम कर रहा हो उसका साथ दे दो, जो अच्छा काम कर रहा हो उसको मदद कर दो, जो आप सपोर्ट कर सकते हो वो करो, बंद के नहीं मतलब। अब जैसे ये यशपाल जी ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग मिलके सारे सारा कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। और भी कोई और अच्छा काम कर रहा होगा तो मैं उनके साथ भी हूँगा। तो मतलब मैं अपने आप को ऐसा कभी भी जीवन में बांध नहीं पाया कि भाई बस मैं तो यही ग्रुप, मैं इसको ही फेवर करूंगा और इसको फेवर करूंगा, दूसरे को डिसफेवर करूंगा। मेरा ही होता है भाई मैं आपको भी फेवर करूंगा, दूसरा बढ़िया करेगा तो उसको भी फेवर करूंगा। तो एक न्यूट्रल सी मेरी अप्रोच ये रही है। कामयाब रही है या नाकामयाब रही है ये तो आकलन जीवन में अंत में जाके होता है ना जी। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भाई मैं मन में खुश हूँ। एंड ऑफ द डे आई एम ए हैप्पी मैन। आई हैव लिव्ड माय लाइफ हैप्पीली। आई लिव्ड माय लाइफ द वे आई वांटेड टू लिव। कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने कुछ भी किया, गलत किया या ठीक किया, वो मेरी अपनी जुडिशियसनेस थी, वो मेरी अपनी थॉट थी, तो मैंने उसके मुताबिक किया। वो गलत हो या ठीक हो, लेकिन मुझे ये बात की खुशी है, इस बात का गुमान है कि वो मैंने किया। तो इसलिए मुझे कोई वो नहीं है। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर इट। अगर कोई मेरा क्रिटिक है तो मैं हूंगा ना ऐसा, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं हूं ही ऐसा। मेरी बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, मेरे में बहुत सी बुरी बातें भी हैं। हाँ, एक जरूर है कि मैंने कभी लाइफ में डिसऑनेस्टी नहीं की। ना वो डिसऑनेस्टी रिलेशनशिप में, ना वो डिसऑनेस्टी काम में, ना वो डिसऑनेस्टी पैसे में। मैंने जिसका जो पैसा बना वो उसको पैसा दिया, जिसका जो भी बना वो हक उसको दिया। मैंने उसमें से चुराया नहीं और तुरंत के तुरंत दी। मेरे कभी भी किसी भी तरीके की कभी पेमेंट्स का है, आर्टिस्ट का है, कलाकारों का है, मेरे को सदा ये लगता था जीवन में कि वो कामरेडी दिमाग में रहती थी सदा कि भाई पसीना सूखने से पहले जो है ना मजदूर को वेतन मिल जाना चाहिए, उसकी उसका काम का वो मिल जाना चाहिए। तो मेरी सदा एक कोशिश रहती थी कि किसी की भी पेमेंट होती, कभी कुछ भी होता, साथ के साथ देते थे। और जो काबिल लोग होते थे उनको साथ जोड़ता था। वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कमिटमेंट में हैं, मेरे साथ डिसऑनेस्ट हैं, तो भी मैं परवाह नहीं करता रहा, बल्कि उनको बार बार जोड़ता ही रहा। ऐसा मेरा अपना मेरी सोच ऐसी थी तो मैं वैसा ही करता रहा। अच्छा या गलत तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ करा ऐसे ही। जी रामपाल भाई बिल्कुल ठीक। मैं चंद्रावल को लेके एक बात और बताऊं। पीछे जब फिल्म फेस्टिवल वगैरह भी करने शुरू कर दिए थे, तब अजीत राय को साथ में मिलके हम इकट्ठे किया करते। तो एक बार यमुनानगर में हमने चंद्रावल फिल्म दिखाई। मैं आपको बताऊं, मतलब पूरे पैक्ड हॉल ने वो चंद्रावल फिल्म देखी और इतना अप्रिशिएट करी वो फिल्म। और बल्कि बीच में मैं भी जाके बैठा था कि हमें भी अच्छी लगी, दर्शकों को बहुत बढ़िया लगी, बहुत अपलॉड करा लोगों ने, बहुत अप्रिशिएट करा। बीच बीच में जगह जगह खूब लाफ्टर्स और वो सब इंजॉय, मतलब मैं हैरान था बल्कि कि इतने सालों के बाद यंग नौजवान पीढ़ी, यंगर बच्चे वो चंद्रावल देख रहे हैं, और वो भी
अपने क्लासरूम हॉल टाइप जो बनाए होते हैं उसमें, और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इतने सालों बाद भी। तो चंद्रावल में ऐसा नहीं था, तो कुछ बढ़िया चीजें बहुत सी थी उसमें। वही एक नया माहौल, बिल्कुल। हम आते जाते सड़क से भी देख लेते हैं ना बागड़ी लोहार, तो साइड में उनके बने हो कहीं सड़क पे, तो दिल करता है यूं झांक के देखने का। तो वो एक नयापन था। अब मान लो यूएस वालों को आप न्यूयॉर्क स्क्वायर की फोटो दिखाएं, उनके वहां के वो दिखाएं, तो वो रोज देखते हैं, उन्हें वो अपील नहीं करती देखने को। हमें वो फोटो देखते हैं तो हमें बड़ी अपील करती हैं। ऐसी हमें ट्राइबल की, जंगल की, शेर की, चीते की, है ना, या वो गाड़िया लोहार हैं, तो वो हमें अच्छी लगती है। हमें वहीं के वहीं जो हम रोज देखते हैं वो अपील नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपनी हरियाणवी फिल्में भी जैसे बनाते हैं, तो उसमें वो पार्ट ऑफ कल्चर और वो जो हमने देखा नहीं है या उस तरीके का माहौल नहीं देख पाए, वो देखना एक अट्रैक्ट करेगा। ये दादा लक्ष्मीचंद वाली जो फिल्म है ना, यशपाल भाई की, यशपाल भाई की क्यों, हमारी सभी की है। इस फिल्म में भी ये एक आपको बताऊं खासियत और खूबी है, क्योंकि इसमें जो ये पीरियड फिल्म इन्होंने बनाई है, तो वो जो घर हैं, वो कच्चे मकान, वो उस तरीके के, ये आज भी हम देखने के तरसते हैं। हम जब उस दिन शूट पे भी गए तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने सारा वो घर घूम घाम के देखे, अंदर भी जाके देखे गए, अच्छा ऐसे मकान होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारा टेक्सचर जो है वो फिर से दोबारा से अपील करेगा दर्शकों को, वो अट्रैक्ट जरूर करेगा। बाकी फिल्म में क्या है क्या नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जो टेक्सचर है वो जरूर हर हालत में अपील करेगा और अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को। मुझे ऐसा पक्का लगता है।